छात्रों, इस वीडियो के अंदर हम दूसरे अणुसंघ के गुणधर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अणुसंघ के गुणधर्म कुल 4 प्रकार के हैं जिन्हें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहां हम दूसरे अणुसंघ के गुणधर्म सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसे समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि क्वथनांक है क्या। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, क्वथनांक किसी द्रव का वह तापक्रम है जिस पर वह द्रव उबलने लगता है या बाष्पीकृत होने लगता है या वाष्प अवस्था में बदलने लगता है। किंतु इस चैप्टर में क्वथनांक की परिभाषा को हम वाष्पदाब के संदर्भ में देखेंगे। तो वाष्पदाब के संदर्भ में क्या है कि क्वथनांक किसी द्रव का वह तापक्रम है जिस पर इस द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वथनांक किसी द्रव का वह तापक्रम है जिस पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं एक ग्राफिकल रूप में कि मान के चलिए इस एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, और इस एक्सिस पर हम टेम्परेचर वेरिएशन करेंगे। अब आप देखोगे बच्चों कि माना ये कोई प्योर सॉल्वेंट है जिसका वाष्प दाब किसी रूम टेम्परेचर पर, ये मान के चलो मैं यहां डिनोट कर दूं, ये रूम टेम्परेचर है जिस पर किसी शुद्ध विलायक यानी प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब रूम टेम्परेचर पर। अब हम यहां पर मान के चलिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, जिसे हम 1 atm कह रहे हैं, वायुमंडलीय दाब है वहां पर। तो अगर इस विलायक का यानी शुद्ध विलायक का हमें अगर क्वथनांक ज्ञात करना है तो इसको हमें इतने तापक्रम पर गर्म करना पड़ेगा जिससे कि इसका वाष्प दाब बढ़कर के इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो उसके लिए हमें इसको गर्म करेंगे तो माना इसे गर्म करते गए तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक स्थिति में इसका वाष्प दाब बढ़कर के मान लो यहां पर आ गया, तो ये वाष्प दाब जो है इस शुद्ध विलायक का वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब इस स्थिति में मान लो हमने यहां पर कोई दूसरा एक सॉल्यूशन फर्स्ट और लिया है, सॉल्यूशन फर्स्ट, और एक और सॉल्यूशन ले लीजिए आप, सॉल्यूशन सेकंड। हमने 2 सॉल्यूशन और लिए। पहला विलयन ये है जिसका कमरे के तापमान पर वाष्प दाब ये है, दूसरा विलयन ये है जिसका कमरे के तापमान पर वाष्प दाब ये है। इनके आपने वाष्प दाब कम क्यों लिए हैं शुद्ध विलायक से, ये तो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब जबकि वह विलयन अवाष्पशील विलेय या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाकर के बनाया गया है तो उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में हमेशा कम होता है। अब यहां सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन सेकंड, इनके वाष्प दाब कमरे के तापमान पर शुद्ध विलायक से कम है। तो अच्छा, ये सॉल्यूशन सेकंड का वाष्प दाब सॉल्यूशन फर्स्ट से भी ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलेय की मात्रा मान के चलो कुछ और ज्यादा मिलाई गई है, इसलिए। तो ये इन दोनों विलयनों के वाष्प दाब है जो कमरे के तापमान पर शुद्ध विलायक से कम है। जब इन्हें हम गर्म करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट एज आई हैव डिस्कस्ड हियर। तो जब हम इन्हें गर्म करेंगे फर्स्ट और सेकंड विलयन को, तो इनके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें कुछ अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। ये वो तापमान था, ये वाला, ये जो तापमान आपको दिखाई दे रहा है, ये वो तापमान है जिस पर शुद्ध विलायक क्वथन करने लगता है या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये वो तापमान है जिसे हम टीवी या शुद्ध विलायक का क्वथनांक कह रहे हैं। अब हम अगर विलयन फर्स्ट को गर्म करते हैं, इसके टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसके वाष्प दाब में भी वृद्धि होगी। लेकिन जिस तापक्रम पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया था, यानी शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर, ये तो इसका वाष्प दाब तो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसके वाष्प दाब में शुद्ध विलायक की तुलना में कमी आ चुकी है, इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम है। तो इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त टेम्परेचर या अलग कुछ अधिक मात्रा में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ और अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो फिर इस विलयन फर्स्ट के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त टेम्परेचर में वृद्धि करनी पड़ेगी, जो कि ये मान यहां आ रहा है
आप देख रहे होंगे ग्राफ में T1, ये प्रथम विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्योंकि प्रथम विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम था, तो इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें इसके क्वथनांक में अपने आप वृद्धि हो गई। शुद्ध विलायक की तुलना में Tb शुद्ध विलायक का क्वथनांक था, इसकी तुलना में प्रथम विलयन को अधिक गर्म करना पड़ा है वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, अतः इसका क्वथनांक Tb से अधिक है, जो कि T1 है। ये आ गया। अगर दूसरे विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करते हैं, तो उसके लिए भी हमें इसी तरह से कुछ और अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, जो कि ये आ जाएगा, जिसका मान हम यहां पर कह सकते हैं T2, जो आपको दिखाई दे रहा होगा T2। ये द्वितीय विलयन का क्वथनांक है, क्योंकि द्वितीय विलयन का वाष्प दाब प्रथम विलयन से भी और अधिक कम था, तो इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें प्रथम विलयन की तुलना में भी और अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी द्वितीय विलयन के क्वथनांक में प्रथम विलयन से भी अधिक उन्नयन या वृद्धि हो चुकी होगी। अब ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया क्वथनांक में उन्नयन का। क्यों होता है वो हम समझ चुके हैं, क्योंकि वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाती है तो मैंने तुम्हें क्वथनांक की परिभाषा बताई, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm हियर। तो मतलब 1 atm जो वायुमंडलीय दाब है उसके बराबर करने के लिए किसी द्रव के वाष्प दाब को जो हमें तापमान की आवश्यकता पड़ती है, वही उसका क्वथनांक होता है। तो यहां शुद्ध विलायक का क्वथनांक Tb था, जिस पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान के चलो हम P0B या P0B के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। इधर इसी तापमान पर गौर करें आप, इसी तापमान Tb जो कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, उस पर प्रथम विलयन का वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ है, तो फिर कितना हुआ है साहब? मान के चलो हम इस तापमान पर शुद्ध विलयन फर्स्ट के वाष्प दाब को डिनोट कर रहे हैं P1 के द्वारा। अब इसी क्वथनांक बिंदु पर जो कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, गौर करें बच्चों, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, इस पर विलयन सेकंड सॉल्यूशन सेकंड का वाष्प दाब कितना है सर? इसको मान के चलो हम P2 के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, तो फर्स्ट विलयन और सेकंड विलयन के क्वथनांक बिंदु कौन से हैं? वो T1 और T2 है। अब यहां पर इस ग्राफ के अंदर हमें एक ट्राइएंगल मिल गया। ये जो ट्राइएंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे मैं डॉटेड लाइन से यूं बता देता हूं, ये भी है। यहां हमको दो ट्राइएंगल मिल रहे हैं, मैं नाम करूं इनका, तो ABCD और E, ये दो ट्राइएंगल है। दीज आर सिमिलर ट्राइएंगल। मैं बात करूं तो पहला है, गौर करें, ABD और दूसरा है ACE। तो दो ट्राइएंगल हैं, कंसीडरिंग सिमिलर ट्राइएंगल्स कौन से हैं? आपके त्रिभुज AB और D, और दूसरा कौन सा है कोमा? त्रिभुज AC एंड E। ये दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल हैं। समरूप त्रिभुजों की शर्त के अनुसार हम इस बात को जानते हैं पहले से ही। गौर करें आप, भुजा AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AE। ये सिमिलर ट्राइंगल समरूप त्रिभुजों की शर्त के अनुसार हुई, या फिर भुजा AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। तो मैं बात कर रहा हूं, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वी विल गेट AB upon AD will be equal to AC upon AE। ये अब यहां AB को बच्चे आप देखें कि ये AB क्या है। आप जानते हो ये A जो मान आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक है TB, तो मैंने उसको कहा TB। एवं B क्या है? B आप देख रहे हो, ये विलयन प्रथम फर्स्ट विलयन का क्वथनांक बिंदु है T1। तो TB AB का मतलब मैं क्या कर सकता हूं? आप देख रहे हो, यहां तक मान किसका था? TB का, और यहां तक मान किसका हो गया? T1 का। तो हमें इतना मान निकालना है, तो पूरे मान में से इतने मान को घटा देंगे तो इतना मान आ जाएगा T1 माइनस TB। तो ये मान हमने यहां रख दिया T1। AB का मतलब क्या हो गया? T1 माइनस TB अपॉन AD क्या है? आप AD को देखें, A और D। गौर करें बच्चों, ये A यहां पर है, A मीन्स P0B,
ये फुल वैल्यू है वेपर प्रेशर का, तो ये है P0B। ए और डी की बात करनी है हमें, ये फुल वैल्यू तो P0B है और हमें ये एडी चाहिए, तो डी तक क्या है, डी तक आप देख रहे होंगे ये P1 है। इस टेम्परेचर यानी शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु पर P0B तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और P1 प्रथम विलयन का वाष्प दाब है। तो हमें इतनी भुजा एडी अगर चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, P0B माइनस P1। तो ये कैसे निकलेगा, P0B पूरी भुजा में से P1 इतनी सी भुजा को घटा देंगे तो P0B माइनस P1 निकल के आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एडी का मान हो जाएगा P0B माइनस P1 इक्वल टू एसी का मान अगर आप देखते हो, एसी ये क्या है, ए इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सी क्या है, सी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेकंड। तो ये क्या हो गया, एसी का मान T2 माइनस टीबी, इनको घटा देंगे तो T2 में से टीबी को घटाने पर ये हमें ये भुजा यानी एसी का मान निकल करके आ जाएगा। तो वो क्या होती है, एसी इक्वल टू T2 माइनस टीबी, जो कि क्या है, द्वितीय विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक अपॉन एई की बात करें, एई आप ए को देख रहे हैं बच्चे, पहले से ही मैं बता चुका हूं P0B। ए क्या है, फुल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, जो कि इस समय शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कही जा रही है ए बिंदु पर P0B। तो उसको हम एई की बात कर रहे हैं, तो ए P0B पूरा हो गया और ई क्या है, ई इसी तापमान पर शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर ही ई क्या है हमारा, द्वितीय विलयन का वाष्प दाब है P2, द्वितीय विलयन का वाष्प दाब है P2। तो ए ई का मान क्या होगा, ए ई का मान, ए और ई का मान क्या होगा, P0B माइनस P2। तो ए ई की जगह रख देंगे हम P0B माइनस P2। अब इसमें दाब आप एक साइड कर ले, टेम्परेचर आप एक साइड कर ले, तो आपको पता लगेगा T1 माइनस टीबी अपॉन T2 माइनस टीबी इक्वल टू P0B माइनस P1 अपॉन P0B माइनस P2। ये इक्वेशन हमसे ये कहता है, इसको अगर हम देखते हैं तो कि प्रथम विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, जो कि T1 माइनस टीबी क्या है, T1 प्रथम विलयन का क्वथनांक है जो कि ज्यादा है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से, तो हम क्या कहेंगे, प्रथम विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि T1 माइनस टीबी। और इसी तरह अगर T2 माइनस टीबी हो उसको क्या कहेंगे, T2 का मान द्वितीय विलयन का क्वथनांक है, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, तो T2 का मान ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय T2 माइनस टीबी क्या हो जाएगा, द्वितीय विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि T2 माइनस टीबी। तो T1 माइनस टीबी और T2 माइनस टीबी क्या हुए, प्रथम और द्वितीय विलयन के क्वथनांक में होने वाले उन्नयन, तो उन्हें हम कह सकते हैं डेल्टा TB1 बटे डेल्टा TB2। ये क्या है, प्रथम विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन एवं द्वितीय विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, जो कि काय के बराबर है, आप आगे देखें। शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0B। प्रथम विलयन का वाष्प दाब कितना है, P1, यानी प्रथम विलयन का वाष्प दाब कम है, तो इनका अंतर कितना हुआ, कमी कितनी हुई, P0B माइनस P1। तो P0B माइनस P1 क्या होगा, प्रथम विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी, जिसे हम डेल्टा P1 कह सकते हैं अपॉन P0B माइनस P2 क्या है, यही शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर P0B शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और P2 क्या है, द्वितीय विलयन का वाष्प दाब है। तो ये कम है, P2 का मान कितना कम है, P0B माइनस P2, ये द्वितीय विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी होगी, जिसे हम डेल्टा P2 कह सकते हैं। मतलब इस समीकरण से हमारी समझ में एक बात आ रही है बच्चों कि किसी विलयन के क्वथनांक में, जैसे प्रथम विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन प्रथम विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती है, द्वितीय विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन द्वितीय विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती है। इससे एक जनरलाइज लाइन हमारे पास आ गई कि किसी विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन उस विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती होता है। तो इसे हम यूं कह सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB फॉर एनी सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन डेल्टा P, यानी क्वथनांक में होने वाला उन्नयन वाष्प दाब में होने वाली कमी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसे हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएं, बराबर में बदलें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू
कोई कांस्टेंट लेते, मान लो के लिया, यहां पर हमने कांस्टेंट डेल्टा पी। ये के क्या है भाई साहब? ये समानुपातिक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक में होने वाले उन्नयन का मान काय के बराबर आ गया? डेल्टा पी यानी वाष्पदाब में होने वाली कमी इंटू कोई स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो उसके बराबर। ये इक्वेशन हमें यहां प्राप्त हो गया है। अब बच्चों इसके बाद हम जो बात करेंगे, देखें इधर, ये आपने नोट कर लिया है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, आगे देखें। हमारे पास क्वथनांक में होने वाला उन्नयन काय के बराबर आया? डेल्टा टी बी इक्वल टू के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड डेल्टा पी। इतना हमारे पास ये अभी तक के कंसीडरेशन से आ चुका है। अभी बच्चों ये डेल्टा पी क्या है? वाष्पदाब में होने वाली कमी है। अब इससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंसीडर किया था, उससे पहले भी हमने आपको बताया था कि राउल्ट लॉ, जिसकी केस सेकंड में हमने बताया था, व्हेन ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो उस केस में हमने आपको बताया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है वो विलयन में मिलाए गए अवाष्पशील विलेय की मूल भिन्न XA के बराबर होती है। फिर उसके बाद पिछले वीडियो में जब हम चर्चा कर रहे थे, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंध गुणधर्मों का जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी हमने अध्ययन किया था। उसमें वाष्पदाब में होने वाले आपेक्षिक अवनमन का जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो जैसा कि राउल्ट लॉ के केस सेकंड से हमें एक इक्वेशन तो प्राप्त हो ही गया था कि P0B माइनस PS अपॉन P0B इक्वल टू XA, यानी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज एडेड इन द सॉल्यूशन। बट इस XA का मान, अभी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में चर्चा की थी, तो XA का मान क्या होता है? Na, मैं यहां रिपीट जल्दी से किए देता हूं, Na अपॉन Na प्लस NB। लेकिन आप जानते हो कि यहां हम डायल्यूट सॉल्यूशंस की चर्चा कर रहे हैं। कौन से सॉल्यूशंस की चर्चा कर रहे हैं बच्चे? हो डायल्यूट सॉल्यूशन, अति तनु विलयनों की बात कर रहे हैं। तो तनु विलयनों के संदर्भ में क्या बात होती है कि Na का मान NB की तुलना में बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में Na और NB का जो योग है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NB ही होता है। तो हम तनु विलयनों के लिए Na और Nb के योग को Nb के बराबर रख सकते हैं। तो यहां XA का मान क्या हो जाएगा? ये जो है इसकी जगह पर हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं? Na प्लस Nb की जगह Nb रख करके Na अपॉन Nb, क्योंकि इसकी जगह पर हमने Nb रख दिया। अब Na और Nb के मान, जैसा कि हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या Na इक्वल टू WA अपॉन Ma, किसी दूसरे पदार्थ के मोलों की संख्या Nb इक्वल टू WB अपॉन Mb, ये तो हम पहले ही जानते हैं। तो अब Na और Nb के मान अगर हम रखेंगे WA बटे Ma और WB बटे Mb, तो हम प्राप्त करेंगे P0B माइनस PS अपॉन P0B इक्वल टू XA का मान ये, और फिर इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए मान ये आया, फिर इसमें Na और Nb का जब हम मान रखेंगे तो आएगा हमारे पास WA Mb अपॉन Ma WB, ये मान आएगा। ये क्या है? वाष्पदाब में होने वाली कमी। ये पूरा टर्म क्या कहलाता है? वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन। इससे अगर हम वाष्पदाब में होने वाली कमी केवल ऊपर वाले टर्म P0B माइनस PS को अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा? P0B WA MB अपॉन MA WB, ये आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा P0B माइनस PS, यानी वाष्पदाब में होने वाली कमी, जिसे हम डेल्टा P के द्वारा भी बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेल्टा P का मान आ गया, जो कि वाष्पदाब में होने वाली कमी है, वाष्पदाब में होने वाले अवनमन को बता रहा है, जिसका मान P0B इंटू WA MB अपॉन MA WB ये आ रहा है। इस मान को हम डेल्टा P के इस मान को हम इस समीकरण में, जो कि क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाता है, इसमें रखते हैं। देन वी विल गेट, नोट कर ही लिया है आपने, delta TB will be equal to K is the proportionality constant and the value of delta P जो कि अभी हमने प्राप्त की थी वो क्या थी? P0B WAMB अपॉन MAWB, ये मान आ रहा है। अब बच्चों इस समीकरण में महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है थोड़ा सा,
के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। P0B शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जो कि अपने आप में एक स्थिरांक राशि है। और MB चूंकि विलायक अधिकांश प्रक्रियाओं में हम जल ही प्रयुक्त कर रहे हैं, या विलायक का अणुभार या मूलक द्रव्यमान या MB जो है वो हम पहले से ही वेल नोन होता है, उसे हम जानते ही हैं। तो हम ये तीन जो राशियां हैं, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, P0B शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और MB विलायक का मूलक द्रव्यमान है, ये तीनों हमें पहले से वेल नोन है और स्थिरांक है, इनमें कोई अंतर नहीं। तो इन तीनों की जगह हम एक नया स्थिरांक प्रयुक्त करते हैं, तो उसका मान डेल्टा TB इक्वल टू कोई नया स्थिरांक प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसे मान के चलो मैंने वो साई बी, कोई नया स्थिरांक प्रयुक्त किया साई बी, जो कि इन तीनों की जगह एक समेकित या इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है। इन तीनों की जगह पर ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक। भाई एक स्थिरांक का दूसरे स्थिरांक से और तीसरे स्थिरांक से गुणा करेंगे तो जो राशि आएगी वो भी एक स्थिरांक आएगी। तो हमने इन तीनों स्थिरांकों को एक ही स्थिरांक से हटा करके वो क्या रख दिया, साई बी को अलग से स्थिरांक रख दिया, और बकाया क्या बचा है हमारे पास, WA अपॉन MA WB, MA WB ये बच रहा है हमारे पास में। अब साई बी क्या है साहब, मैं यहां नोट करा दूंगा आपको, हियर साई बी इज K डॉट P0B डॉट MB, इन तीनों का गुणित मान है साई बी, एक कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहां, साई बी को हम बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। साई बी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की अगर आपको परिभाषा निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की परिभाषा, कि माना ये WA अपॉन MA क्या है भाई, WA अपॉन MA तो हम जानते हैं, ये तो Na का मान है, पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ये क्या कहलाएगा, पदार्थ की मोलों की संख्या। तो WA अपॉन MA को अगर हम Na कहते हैं तो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू साई बी Na अपॉन WB, Na अपॉन WB ये आ रहा। WB क्या है, विलायक का ग्रामों में भार है। तो अगर मैं WB का मान, अगर मैं यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं, माना Na 1 मोल लिया जा रहा है, यानी मान के चलो Na यानी विलेय पदार्थ का हमने 1 मोल लिया है, और विलायक का भार WB वो हमने 1 ग्राम लिया है। तो उस स्थिति में आप देखोगे जब Na 1 मोल है और विलायक का भार 1 ग्राम है, तो डेल्टा TB का मान यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर साई बी हो जाएगा। साई बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की परिभाषा आ गई, ये क्वथनांक स्थिरांक है जिसकी परिभाषा आ गई, क्या आई कि जब 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाया जाए, 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाया जाए, तो क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को साई बी या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट that is produced by adding 1 mole non-volatile solute into a 1 gram solvent, 1 gram volatile solvent। 1 ग्राम वाष्पशील विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर क्वथनांक में होने वाला उन्नयन साई बी या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन साहब प्रैक्टिकली ये बात बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिजोल्व 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 1 ग्राम ऑफ सोलवेंट। जैसे मैं बात करूं, हमको 1 मोल ग्लूकोज को 1 ग्राम सॉल्वेंट में, एक ग्राम पानी में मिलाना है। तो आप गौर करें, 1 मोल सॉल्यूट का मतलब 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, 180 ग्राम ग्लूकोज। भाई साहब अगर हम 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 लेंगे तो 1 मोल का मतलब हो जाएगा 180 ग्राम। देख लेना आप, अनुभार इसका 180 निकलेगा, तो 180 ग्राम ग्लूकोज मतलब 1 मोल ग्लूकोज। और विलायक कितना ले रहे हैं हम, 1 ग्राम ले रहे हैं, तो 1 WB अगर हमने 1 ग्राम कर लिया, तो अब 1 ग्राम पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज को आप कैसे करोगे। आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 1 ग्राम वोलेटाइल सॉल्वेंट। 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ को घोलना बहुत ही कठिन है। सो इसके लिए हम, इस कठिनाई से बचने के लिए हम क्या करते हैं, विलायक के भार को हम 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा जरा उसे देखते हैं हम आगे चल के। ये नोट कर ही लिया है आपने, अगर हम यहां WB कितना ले लें 1000 ग्राम में, तो उस स्थिति में डेल्टा TB
इक्वल टू साई बी। Na का मान तो वही 1 मोल रख रहे हैं, लेकिन WB का मान अब हम 1 ग्राम के बजाय कितना ले रहे हैं, 1000 ग्राम ले रहे हैं। आई मीन 1 kg, 1 किलोग्राम ले रहे हैं WB विलायक का भार। तो उस स्थिति में Na तो वही 1 मोल ले रहे हैं, तो देखना डेल्टा टीवी बराबर साई बी, Na का मान वही 1 अपॉन WB का मान कितना लिया है, 1000 ग्राम, तो 1000 ये आ गया साहब। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू साई बी अपॉन 1000। ये एक स्थिरांक था और ये भी एक स्थिरांक है, ये तो एक नया स्थिरांक हो गया। ये तो क्या हो गया, एक नया स्थिरांक हो गया। अब ये नया स्थिरांक हो गया, इसको हम स्थिरांक कह रहे हैं। मान लो ये नया स्थिरांक है, तो इस पूरे स्थिरांक की जगह हम एक नया स्थिरांक प्रयुक्त कर रहे हैं, के बी। अब ये के बी है, के बी जो प्रयुक्त हुआ है वो क्या की जगह प्रयुक्त हुआ है, साई बी अपॉन 1000। साई बी भी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी कि एक स्थिरांक था, और 1000 अपने आप में एक स्थिरांक राशि है, तो स्थिरांक अपॉन स्थिरांक इसकी जगह हमने के बी प्रयुक्त किया, तो के बी का मान साई बी अपॉन 1000 है। अब इससे हम अगर निकालना चाहें तो साई बी का मान क्या निकलेगा, गौर करें तो इससे, इसलिए साई बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू 1000, के बी इंटू 1000, ये मान निकल करके आ जाएगा। अच्छा के बी क्या है साहब, के बी साई बी अपॉन 1000 है, जिसे हम गौर करें बच्चों मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, या दूसरा नाम मैं इसका बता देता हूं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। किसको, इस केबी को। केबी का क्या नाम है, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी का क्या नाम बच्चों, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। अभी जो साई बी था उसका क्या नाम था, केवल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और केबी का क्या नाम है, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसकी भी हमें परिभाषा निकालनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, चूंकि साई बी अपॉन 1000 इक्वल टू केबी है, तो साई बी का मान कितना हो जाएगा, केबी इंटू 1000, ये आ जाएगा। इस मान को हमें इस समीकरण में रखना है बच्चों, इस मान को इस समीकरण में, जो कि हमें शुरुआत में मिला था, डेल्टा टी बी इक्वल टू साई बी इंटू एन ए अपॉन डब्ल्यू बी। इसमें साई बी की जगह पर हमें ये मान रखना है। देन वी विल गेट डेल्टा टी बी इक्वल टू साई बी की जगह क्या रखूंगा मैं, के बी इंटू 1000, और क्या है, एन ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एन ए अपॉन डब्ल्यू बी। बच्चों थोड़ा सा और एक काम करते हैं, एन ए का भी मान हम रखे देते हैं, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू एन ए का मान क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। होता है किसी पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है, उसका ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान एम ए, और डब्ल्यू बी जो का जो हमने रख रखा है वहीं पर। फिर से देखें हम बच्चों, इसको एडजस्ट कर रहे हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणे 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। ये मान आपको दिख रहा होगा। बच्चों गौर करना, मैंने जो मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अपलोड किया था आपके लिए, उसमें मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में लास्ट में हमने मोललिटी स्मॉल एम को कंसीडर किया था, और उस मोललिटी का क्या परिभाषा था, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललिटी कहते हैं। उसका जो समीकरण निकल के आया था, उसका जो फॉर्मूला निकल करके आया था, वो क्या आया था, स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणे 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये उसी मोललता स्मॉल एम का है, तो इसकी जगह पर हम स्मॉल एम या मोललिटी रख सकते हैं। देन वी विल गेट, क्या हो जाएगा आगे जाकर के, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, दैट इज इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, मोललिटी, यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। ये आ गया। अब केबी का परिभाषा तो सर आपने बताया ही नहीं, तो केबी की परिभाषा निकालने के लिए सीधी सी बात है, जब एम का मान 1 हो, व्हेन इफ
m इक्वल टू 1। m इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घुला हुआ हो। 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घुला हुआ हो तो उसकी मोललता कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। और जब मोललता का मान 1 होगा उस स्थिति में डेल्टा टीवी का मान केवी यानी मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट केवी के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों क्या मतलब हुआ? 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाला उन्नयन 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घोलने पर, अर्थात ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1 हो, उस विलयन का क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है? केवी या मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर से मैं बता दूं, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाला उन्नयन उसके मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट केवी के बराबर होता है। यही बच्चों क्वथनांक में उन्नयन का कंसिडरेशन था। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी का फॉर्मूला आपके लिए आ गया केवी इंटू एम या मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हो WA/N × 1000/WB। WB विलायक की ग्रामों में मात्रा है। तो ये बच्चों हमारा दूसरा अनुसंध गुणधर्म था क्वथनांक में उन्नयन। पढ़ते रहिए।